प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस सेशंस में हम लोग जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम लोग जो है पढ़ रहे थे। तो इनग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। तो इनग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट में हमने सबसे पहले पढ़ा सीमेंट के बारे में। उसके बाद दूसरा नंबर पे हमने पढ़ा वाटर के बारे में, और तीसरा नंबर पे हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीगेट। ठीक है, क्या स्टार्ट करने वाले हैं? एग्रीगेट जो है हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोग जो है वन बाय वन एग्रीगेट के बारे में बात करेंगे। देखो, अगर बात किया जाए एग्रीगेट की, तो एग्रीगेट प्रोवाइड करता है बल्क, और है ना, प्रोवाइड बल्क स्ट्रेंथ और रिड्यूस करता है आपका श्रिंकेज को। जो एग्रीगेट होता है ये इंक्रीज करता है बल्क डेंसिटी ऑफ कंक्रीट एग्रीगेट का, जो कि यूज किया जाता है दो साइज में। एक होता है बिगर साइज होता है, जिसको जो है कोर्स एग्रीगेट कहते हैं, और एक होता है स्मॉलर साइज में, जो कि फाइन एग्रीगेट हमारा होता है। जो कोर्स एग्रीगेट होता है वो फॉर्म होता है मेन मैट्रिक्स ऑफ कंक्रीट, बट जो फाइन एग्रीगेट होता है वो फिलर मैट्रिक्स के तौर पे यूज किया जाता है, जो कि कोर्स एग्रीगेट के बीच में होता है। जैसे यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये बड़ा बड़ा गिट्टी होता है ना, इस तरीके से। तो ये आपका जो है मेन मैट्रिक्स आपका होता है, लेकिन इसमें डॉटेड डॉटेड हम लोग अगर फिल किए ताकि एक प्रॉपर तरीके से इसका जो वॉइड है वो फिल हो सके, तो वो फाइन एग्रीगेट से जो है फिल होता है ना। और कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट, इन दोनों को बांधने के लिए किसका यूज किया जाता है? सीमेंट का। और पानी के साथ मिला देते हैं तो ये पूरा तरीके से अच्छे तरीके से ये बंध जाता है। तो एग्रीगेट के बारे में अगर बात किया जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट अगर देखें, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। तो एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन अगर देखें, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल ओरिजिन, है ना, जियोलॉजिकल ओरिजिन के बेसिस पे। तो सबसे पहला होता है नेचुरल एग्रीगेट। नेचुरल एग्रीगेट में अगर बात किया जाए तो इसमें आता है इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ये सब जो है आता है। वही अगर दूसरा अगर हम लोग बात करें मैन मेड की, मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल, मैन मेड या आर्टिफिशियल एग्रीगेट, है ना, मैन मेड या आर्टिफिशियल एग्रीगेट। तो ये आपका जो है इसमें आपका आता है मैन मेड या आर्टिफिशियल एग्रीगेट में ब्रोकन ब्रिक्स, ना, ब्रोकन ब्रिक्स, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग, एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ ब्रिक, साइज, है ना, साइज के बेसिस पे अगर बात किया जाए तो एग्रीगेट जो है आपका सबसे पहला होता है कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट हो गया, और दूसरा हो गया फाइन एग्रीगेट, एंड तीसरा आपका यहाँ पे हो जाता है ऑल इन एग्रीगेट, है ना, ऑल इन एग्रीगेट। तो ये तीन तरीके का होता है। जो कोर्स एग्रीगेट होता है इसका जो साइज होता है ग्रेटर देन 4.75 mm होता है।
फाइन एग्री ये ग्रेटर देन 4.57 mm होता है और 80 mm तक ये आपका जो है जाता है। वही अगर बात किया जाए फाइन एग्रीगेट का, तो ये आपका लेस देन, सॉरी ग्रेटर इधर आएगा ना, ये 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये आपका होगा, ये हो गया आपका ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन इधर से होगा ग्रेटर देन 4.75 mm से लेकर 80 mm तक, और लेस देन होगा आपका फाइन एग्रीगेट जो कि 4.75 mm से आपका कम होता है। और जो ऑल इन एग्रीगेट होता है उसमें मिक्सिंग होता है आपका फाइन एग्रीगेट का और कोर्स एग्रीगेट का, दोनों का मिक्सिंग होता है, तो वो हमारा जो है ऑल इन एग्रीगेट हमारा जो है हो जाता है। ओके, उसके बाद आपका क्लासिफिकेशंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, है ना। तीसरा हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेसिस पे, तो सबसे पहला होता है राउंडेड एग्रीगेट, ठीक है। दूसरा होता है इरेगुलर एग्रीगेट, तीसरा होता है एंगुलर एग्रीगेट, चौथा होता है फ्लैकी एग्रीगेट, ठीक है। तो ये 4 तरीके का एग्रीगेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। बात किया जाए राउंडेड एग्रीगेट की, तो जो राउंडेड एग्रीगेट होता है उसका एग्जांपल्स है सीसोर, रिवर्स, मिनिमम वॉइड्स जो कि 32% होता है, एंड मिनिमम सरफेस एरिया जो है देखने को मिलता है राउंडेड एग्रीगेट का। जो इरेगुलर एग्रीगेट होता है उसमें वॉइड्स होता है अप टू 36%, जो कि प्रोवाइड करता है कि गुड बॉन्ड को, किसको प्रोवाइड करता है, गुड बॉन्ड को जो है प्रोवाइड करता है। एंड जो एंगुलर एग्रीगेट है इसका वॉइड्स होता है इसमें अप टू 40% और प्रोवाइड करता है ग्रेट बॉन्ड को। और आपका जो है फ्लैकी एग्रीगेट जो है इसका जो डायमेंशन होता है वो आपका लेस देन 0.6 ऑफ मीन डायमेंशन होता है ना, 0.6 ऑफ मीन डायमेंशन, या फिर 3/5 ऑफ द मीन डायमेंशन आपका जो है इसका डायमेंशन जो है देखने को मिलता है, या लीनियर डायमेंशन जो है हमें देखने को मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे जो एग्रीगेट होता है वो क्लासीफाई किया जाता है आपका जोन 1 से लेकर जोन 6 तक, जो कि IS कोड 383 में आपका दिया जाता है। ये IS कोड 383 1970 में आया था, तो उसमें आपका दिया गया फाइन एग्रीगेट के बारे में बताया जाता है, जिसमें जोन 1, 2, 3 एंड 4, है ना। जोन 1 से लेकर 4 तक है, सॉरी 6 मैं बोल दिया होंगे, 1 to 4 तक है, जोन 1 to 4, ठीक है। जिसमें ISCF डेजिग्नेशन, जिसमें 10 mm के लिए आपका जो ग्रेडिंग जोन है वो 100 होता है जोन 1 से लेकर जोन 4 तक। वही 4.75 mm के लिए 90 से 100 आपका सभी के लिए होता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है परसेंटेज पासिंग कितना हो रहा है उसका जो है डाटा जो है दिया जाता है, क्योंकि IS कोड में आपका दिया गया है। ओके, बात किया जाए प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट की, तो लाइक इट्स शेप और टेक्सचर्स अफेक्ट करता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हमारा मिक्सचर का उसको प्रिपेयर करने में क्या करता है, जो प्रॉपर्टीज होता है एग्रीगेट का वो अफेक्ट करता है। एग्रीगेट्स जो है जनरली पाया जाता है राउंड, एंगुलर और फ्लैकी शेप में, जो कि शेप के बेसिस पे एग्रीगेट का क्लासिफिकेशंस भी जो है हम लोगों ने यहाँ पे देखा। जो राउंडेड शेप वाला जो एग्रीगेट होता है वो हाईली वर्केबल होता है मिक्सिंग जब किया जाता है, क्योंकि ये ऑफर करता है मिनिमम सरफेस एरिया को। क्या ऑफर करता है, मिनिमम सरफेस एरिया को, और ताकि वो क्या कर सके, लिब्रिकेट कर सके फ्रॉम द गिवन वाटर सीमेंट पेस्ट, है ना, जो भी गिवन वाटर सीमेंट पेस्ट होता है उससे। जो एंगुलर एग्रीगेट्स होता है वो हमारा हाई स्ट्रेंथ मिक्स को
प्रोवाइड करता है ड्यू टू अ स्ट्रॉन्गर इंटर पार्टिकल बॉन्ड अवेलेबल होता है उसके अंदर, इसलिए तो जो हायर बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होता है वो पोजेस्ड किया जाता है एंगुलर एग्रीगेट के द्वारा। फ्लैग की एग्रीगेट के बारे में बात किया जाए तो ये पुअर मिक्सिंग्स होता है और नाइदर ये पोजेज करता है स्ट्रेंथ को और न ही वर्केबिलिटी को ये पोजेज किसी तरीके से करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि राउंडेड एग्रीगेट हाई वर्केबिलिटी होता है और एंगुलर एग्रीगेट हाई स्ट्रेंथ होता है और फ्लैग की एग्रीगेट ना ही कोई वर्केबिलिटी उसमें होता है और ना ही किसी तरीके का कोई स्ट्रेंथ जो है हमें उसमें देखने को मिलता है। टेक्सचर्स ऑफ एग्रीगेट के बारे में बात किया जाए तो टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट में जो स्मूथ एग्रीगेट होता है वो हाई वर्केबल मिक्स को बनाने में मदद करता है और जो रफ एग्रीगेट होता है वो हाई स्ट्रेंथ मिक्स को बनाने में मदद करता है। स्मूथ एग्रीगेट हाई वर्केबल मिक्स को बनाने में मदद करता है, यानी बनता है तो हाई स्ट्रेंथ हाई वर्केबल बनता है, और अगर रफ एग्रीगेट है तो उसमें हाई स्ट्रेंथ मिक्स जो है डिजाइन हमारा होता है। साइज ऑफ एग्रीगेट के बारे में अगर बात किया जाए तो साइज ऑफ एग्रीगेट में अगर मैक्सिमम साइज जो होता है वो लार्ज होता है एज पॉसिबल जितना हो सके, जो कि इकोनॉमिकल होता है, लेकिन नॉट मोर देन 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर। जो भी मेंबर है उसका जो 1/4 थिकनेस है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैंने 1/4 के थिकनेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कोशिश किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 1/4 से थिकनेस जो है मेंबर का उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर रेनफोर्स्ड सेक्शंस के लिए जो मैक्सिमम साइज होता है हमारा वो एटलीस्ट 5 mm होता है, या फिर लेस देन हमारा क्लियर स्पेसिंग होता है बिटवीन जो भी रेनफोर्समेंट के बीच में जो क्लियर स्पेसिंग होता है उससे कम होता है, या फिर 5 mm हम लोग लेकर चलते हैं। एंड ऑल्सो एट लीस्ट 5 mm लेस देन क्लियर कवर, या तो क्लियर कवर से 5 mm लेस, या मतलब इससे के आसपास आपका जो है होता है। जो एग्रीगेट होता है मोर देन 20 mm साइज जो होता है वो सेल्डम होता है, जो कि यूज किया जाता है आपका रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चरल मेंबर में। अगर अकॉर्डिंग टू कोड क्या माने तो कोड के अनुसार बोला जाता है कि जो नॉमिनल मैक्सिमम साइज होता है कोर्स एग्रीगेट का should be as large as possible within the limits specified, but in no case greater than 1/4 of minimum thickness of member, provided that the concrete can be placed without difficulty so as to surround all the reinforcement thoroughly and fill the corners of the form. For most work 20 mm aggregate is suitable, है ना। फॉर मोस्ट ऑफ द वर्क 20 mm जो है हम लोग सुटेबल होता है। वेयर देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस टू फ्लो ऑफ एग्रीगेट इनटू सेक्शन, सेक्शन में कहीं पे नहीं दिया गया तब 40 mm या उससे बड़ा साइज हम लोग परमिट करते हैं इन कंक्रीट एलिमेंट्स विद थीन सेक्शंस क्लोजली स्पेस्ड रेनफोर्स्ड और स्मॉल कवर। जो कंसिडरेशंस होता है शुड बी गिवन टू द यूज ऑफ 10 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज जो है हमारा यहाँ पे होता है। ओके, तो जो भी अभी तक मैंने पॉइंट्स आपको बताए उस पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना जरूरी है। तो चलिए उस पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है एग्रीगेट्स के बारे में आपका दिया गया। तो एग्रीगेट के बारे में लिख सकते हो, एग्रीगेट प्रोवाइड्स बल्क स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस श्रिंकेज। To increase the bulk density, concrete aggregates are used in two size, पहला कोर्स एग्रीगेट और दूसरा फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट में जनरली सैंड लेते हैं और कोर्स एग्रीगेट में गीटी लेते हैं। कोर्स एग्रीगेट मेन मैट्रिक्स होता है कंक्रीट मिक्स का, और जो फाइन एग्रीगेट होता है फिलर मैट्रिक्स होता है बिटवीन कोर्स एग्रीगेट, है ना। ये आपका गीटी हो गया यानी ग्रीट हो गया, और ये आपका जो है सैंड हो गया। ओके, यहाँ पे क्लासिफिकेशंस के बारे में जो मैंने बताया वो क्लासिफिकेशंस के बारे में दिया गया। एग्रीगेट ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल ओरिजिन, नेचुरल एग्रीगेट, आर्टिफिशियल एग्रीगेट। नेचुरल एग्रीगेट में इग्नियस
सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक कोर्स यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ साइज कोर्स एग्रीगेट 4.75 mm से 80 mm, fine aggregate less than 4.75 mm, and all in aggregate mix of coarse and fine aggregate. तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ शेप राउंडेड एग्रीगेट, जिसमें सीसो रिवर्स मिनिमम वॉइड जो है 32% होता है और मिनिमम सरफेस एरिया होता है। इरेगुलर में वॉइड रेशियो अप टू 36% होता है और गुड बॉन्ड प्रोवाइड करता है। एंगुलर एग्रीगेट अप टू 40% वॉइड्स होते हैं, प्रोवाइड करता है गुड बॉन्ड को। और फ्लैकी एग्रीगेट जो है लीस्ट लीनियर डायमेंशन जो है और लेस देन 0.6 मीन डायमेंशन होता है, या फिर ये इसको 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन भी इसको हम लोग लेकर चलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन फाइन एग्रीगेट क्लासिफाई किया जाता है 4 जोन में, जोन 1 से लेकर जोन 4 तक। जो ग्रुपिंग जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 है ना। परसेंटेज पासिंग 4 एंड ISCF डेजिग्नेशंस यहाँ पे जो है दिया गया है। फाइन एग्रीगेट के बारे में बताया गया है, IS 383/1970 में दिया गया है। ओके, एग्रीगेट्स का जो प्रॉपर्टीज होता है लाइक शेप एंड टेक्सचर्स अफेक्ट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स को, जो कि प्रिपेयर किया जाता है कंक्रीट तब। जो एग्रीगेट्स होता है वो जनरली पाया जाता है हैव टू राउंड एंगुलर एंड फ्लैकी शेप। राउंड शेप जो है हाई वर्केबल मिक्स होता है क्योंकि मिनिमम सरफेस एरिया होता है। और एंगुलर एग्रीगेट जो है हाई स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है क्योंकि इंटर पार्टिकल बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाया जाता है। और जो फ्लैकी एग्रीगेट होता है न ही आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, न ही वर्केबिलिटी को प्रोवाइड करता है, पुअर मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे राउंडेड एग्रीगेट हाई वर्केबिलिटी, एंगुलर एग्रीगेट हाई स्ट्रेंथ और फ्लैकी एग्रीगेट नो वर्केबिलिटी नो स्ट्रेंथ। टेक्सचर्स ऑफ एग्रीगेट स्मूथ अगर एग्रीगेट होगा तो हाई वर्केबल मिक्स देगा और रफ एग्रीगेट रहेगा तो हाई स्ट्रेंथ मिक्स जो है प्रोवाइड करेगा। ओके, साइज ऑफ एग्रीगेट में बात किया जाए तो 1/4 ऑफ मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। और एग्रीगेट फॉर मोस्ट ऑफ द वर्क हम लोग जो है 20 mm साइज जो है लेकर चलते हैं। लेकिन 40 mm से ज़्यादा भी बड़ा को हम लोग नहीं लेकर चलते, मतलब उससे ज़्यादा अगर है तो उसको परमिट कई बार करते भी हैं, बट कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम वर्क में हम लोग 20 mm साइज वाला एग्रीगेट ही यूज किया जाता है ना। ऐसे कोशिश किया जाता है कि जो नॉमिनल साइज होना चाहिए कोर्स एग्रीगेट का वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन 1/4 ऑफ मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर से, है ना। मान ली कि मिनिमम थिकनेस 300 mm है तो इसका 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बस यहाँ पे क्लियर किया गया है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पे बात करेंगे टेस्ट, है ना। टेस्ट ऑन एग्रीगेट, टेस्टिंग या टेस्ट ऑन एग्रीगेट, टेस्टिंग ऑन एग्रीगेट या टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट। तो देखो, अगर टेस्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहला टेस्ट है आपका एग्रीगेट में क्रशिंग वैल्यू टेस्ट। क्या होता है? सबसे पहला होता है क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, ठीक है। दूसरा आपका होता है इम्पैक्ट टेस्ट ना, दूसरा होता है इम्पैक्ट टेस्ट। तीसरा होता है आपका एब्रेशन वैल्यू टेस्ट, एब्रेशन वैल्यू टेस्ट। चौथा होता है फाइननेस मॉडुलस टेस्ट। उसके बाद पांचवा होता है फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट, फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रशिंग वैल्यू टेस्ट के बारे में।
तो जो क्रशिंग वैल्यू टेस्ट होता है ये यूज किया जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट को कैलकुलेट करने के लिए, है ना। जो एग्रीगेट होता है वो हम लोग लेते हैं और एग्रीगेट को सीएफ पे रखते हैं और हम लोग जो है पास करवाते हैं 12.5 mm CF से, है ना। तो 12.5 mm CF से जो पास किया और उसके नीचे जो है हम लोग जो है 10 mm CF रख देते हैं। तो देखते हैं कि कितना पार्टिकल कितना एग्रीगेट जो है 10 mm CF पे रिटेन कर गया है और कितना पार्टिकल जो है वो हमारा 12.5 mm CF से पास हुआ है। उसको नोट डाउन कर लेते हैं और उसके बाद उस पर ग्रेजुअली हम लोग क्या करते हैं, लोडिंग जो है लगाते हैं, जो कि 40 टन का लोड हम लोग लगाते हैं, जिसके कारण से वो एग्रीगेट जो है क्या होता है, क्रश होना स्टार्ट हो जाता है। और जब एग्रीगेट पूरा क्रश हो जाता है तो उसको फिर से हम लोग लेते हैं और 2.36 mm वाला जो CF होता है वो उससे पास करवाते हैं और देखते हैं कि कितना जो है पास हो रहा है ना। जितना भी पास हुआ उसका वेट और जो ओरिजिनल एग्रीगेट का वेट था, इन दोनों का क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। तो जो परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल वेट ऑफ एग्रीगेट के टर्म में मिल जाता है जो पास हुआ उसका, तो वो वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू कहते हैं। जो एग्रीगेट इससे टेस्ट से यूज किया जाता है उसमें एग्रीगेट का यूज किया जाता है इन पेवमेंट कंस्ट्रक्शन शुड हैव क्रशिंग वैल्यू नॉट ग्रेटर देन 30%। मतलब जो पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के तौर पे हम लोग एग्रीगेट यूज करेंगे वो 30% से ज़्यादा मतलब क्रशिंग वैल्यू उसका नहीं होना चाहिए। और अदर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए अगर बात किया जाए तो उसका 45% से ज़्यादा क्रशिंग वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका आता है इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है टफनेस ऑफ एग्रीगेट को मेजर करने के लिए। और इसमें क्या होता है, इस टेस्ट में हम लोग जो है टेस्ट किया जाता है इन प्लेस द मोल्ड, जो कि हम लोग क्या कहते हैं कि एक ट्यूब होता है, मतलब इस तरीके का, है ना, इस तरीके का। और इस पे जो है हम लोग हैमर से जो है लोड डालते हैं, है ना, इम्पैक्ट डालते हैं, ऐसे उठाते हैं डालते हैं, उठाते हैं डालते हैं, मतलब इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो जो टोटल वेट होता है हैमर का वो 14 kg होता है ना। हैमर का जो वेट होता है 14 kg होता है और ऊपर नीचे उठा पटक इम्पैक्ट करते हैं। और इम्पैक्ट जब डालते हैं तो कम से कम 15 नंबर ऑफ ब्लोज हम लोग जो है करते हैं। फ्री फॉल जो हाइट होता है ना, यहाँ पे जो फ्री फॉल, यहाँ पे जो हाइट होता है, फ्री फॉल हाइट, ये जो है 38 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 38 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो ये यहाँ पे एग्रीगेट डाल दिए। अब ये एग्रीगेट भी हम लोग कौन सा डालें, फिर से वही कि 12.5 mm से पास होना चाहिए, है ना, और रिटेन हो जाना चाहिए 10 mm पे, है ना। तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसे आप कोई भी ले सकते हो, है ना, कोई भी एग्रीगेट डायरेक्टली जो है ले सकते हो, बट कोशिश किया जाता है कि थोड़ा इससे पास होने वाला रहे तो अच्छा रहता है ना थोड़ा। तो जो क्रस्ड एग्रीगेट होते हैं आर देन पास थ्रू 2.36 mm CF और वेट करते हैं उस जो पास कर गया है, और उसको अगेन जो परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल वेट ऑफ एग्रीगेट होता है उसको हम लोग इम्पैक्ट वैल्यू एग्रीगेट का लेकर चलते हैं। तो फॉर दिस टाइप ऑफ एग्रीगेट अगर पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं तो जो इम्पैक्ट वैल्यू होना चाहिए वो भी 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अदर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट में भी। एब्रेशन वैल्यू टेस्ट में क्या होता है कि एब्रेशन वैल्यू टेस्ट में हम लोग जो है लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट, है ना, डॉरी एब्रेशन, और भी कई
तीन तरीके के इक्विपमेंट होते हैं जिसका यूज जो है हम लोग करके क्या करते हैं, एब्रेशन वैल्यू जो है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एब्रेशन वैल्यू कैलकुलेट करने का मेन मकसद हमारा ये होता है कि कोई भी एग्रीगेट कितना हार्ड है या रेजिस्टेंट है अगेंस्ट वियर एंड टियर, उसको मेजर करने के लिए। तो जो लॉस एंगल एब्रेशन मशीन्स होता है, एक तरीके का इक्विपमेंट होता है, तो इसमें जो है क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल आयरन सिलेंड्रिकल रोटेटिंग सिलेंडर होता है, उसमें जो है हम लोग एग्रीगेट को वेट करके डाल देते हैं और 500 रिवॉल्यूशन इसमें लगाते हैं। 1 मिनट में जो है 33 से 37 रिवॉल्यूशन जो है वो सिलेंडर जो है लगा लेता है। और उसमें एक स्टील बॉल भी होता है ना, जो सिलेंडर होता है लॉस एंगल एब्रेशन में, उसमें स्टील का छोटा छोटा बॉल होता है ना, 6 से 12 बॉल होते हैं। ठीक है, तो वो जो बॉल होता है वो और जो एग्रीगेट है दोनों आपस में टकराता है और एग्रीगेट का होता है धीरे 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 चूर चूर हो जाता है, मतलब टूटता है। ठीक है, तो उसके बाद उसको निकाल लेते हैं एग्रीगेट को, है ना, और बॉल को फिर जो है स्टील बॉल जो है उसको उसी में डाल देंगे और एग्रीगेट को निकालेंगे और फिर से वेट करेंगे। और जब वेट करेंगे, है ना, तो वो कितना से पास होना चाहिए, 1.7 mm से 1.7 mm से पास होना चाहिए। तो जो ओरिजिनल वेट था और जितना पास हो गया उसका वेट, दोनों को कंपेयर करके एक परसेंटेज निकालेंगे। तो जो वो वैल्यू हमें देगा वो कहलाएगा एब्रेशन वैल्यू। वो क्या कहलाएगा, एब्रेशन वैल्यू कहलाता है। तो अगर एग्रीगेट जिसका यूज कंस्ट्रक्शन वर्क में पेमेंट के तौर पे कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसका एब्रेशन वैल्यू 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अदर देन कंस्ट्रक्शन में पेमेंट के अलावा यूज कर रहे हैं तो उसमें 50 तक एब्रेशन वैल्यू जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका है फाइनेंस मॉडुलस टेस्ट। तो ये जो है फाइनेंस मॉडुलस टेस्ट और फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट, इसके बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। अभी तक यही 3 तक देखते हैं क्योंकि इसका नोट्स भी आपको बनाना जरूरी है। तो नोट्स चलिए हम लोग बनाते हैं नोट्स को, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट। तो टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट में एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, एवरेशन वैल्यू टेस्ट, फाइनेंस मॉडुलस टेस्ट और फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट आपका हो गया। तो सबसे पहला है क्रशिंग वैल्यू टेस्ट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्रीगेट जो है हम लोग ले लिए हैं। ये एग्रीगेट कौन सा है, तो 12.5 mm CF से पास हुआ है और 10 mm CF पे ये रिटेन हुआ है, वही चीज लिखा हुआ है। इस टेस्ट का यूज किया जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट को जानने के लिए। एग्रीगेट लेते हैं जो कि पास होता है 12.5 mm CF से एंड रिटेन करता है 10 mm CF पे। These are further subjected to gradual loading 40 tons that result in crushing of aggregate, which are then passed through 2.36 mmcm. Then the weight of aggregate passing through 2.36 mmcm is expressed as the percentage of original weight of aggregate is termed as aggregate crushing value. एग्रीगेट टू बी यूज्ड इन पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए तो क्रशिंग वैल्यू जो है 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अदर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में हमारा जो है 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो यहाँ पे जो है आपका दिया गया है। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ पे आप मोल्ड देख सकते हैं। इसमें जो है हम लोग एग्रीगेट को क्या करते हैं, फिल करते हैं, है ना। उसमें एग्रीगेट को हम लोग फिल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला है इम्पैक्ट टेस्ट। तो इम्पैक्ट टेस्ट में ये आपका इम्पैक्ट टेस्ट का एपरेटस है, ठीक है। इसमें नीचे वाला मोल्ड में हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीगेट को रखते हैं और इसको उठाकर यहाँ तक लाते हैं। इसका जो हाइट होता है 38 सेंटीमीटर होता है, यानी 380 mm आपका जो है ये होता है। इस टेस्ट का यूज किया जाता है टफनेस ऑफ एग्रीगेट को मेजर करने के लिए। इसका मेजर करने के लिए, टफनेस ऑफ एग्रीगेट को मेजर करने के लिए जो है इसका यूज करते हैं, है ना। तो इसमें जो है 15 नंबर ऑफ ब्लोज हम लोग लगाते हैं और हैमर का वेट जो है 14 kg होता है। फ्री फॉल हाइट जो है 38 सेंटीमीटर इसका होता है। तो यहाँ पे हम लोग एग्रीगेट भी जो है 12.5 mm से जो है पास होना चाहिए और 10 mm पे रिटेन करना चाहिए। ये लगभग हम लोग लेकर चलते हैं यही कंडीशंस। और जब इस पे इम्पैक्ट डाल देते हैं 15 ब्लोज लगभग मिनिमम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये जो मोल्ड होता है इसमें जो एग्रीगेट हम लोग फिल करते हैं वो 3 लेयर में फिल करते हैं। पहले कुछ लेयर फिल करेंगे, फिर उसको इम्पैक्ट डालेंगे, फिर फिल करेंगे, फिर इम्पैक्ट डालेंगे और फिर फिल करेंगे, फिर इम्पैक्ट करेंगे। मतलब 2-3 लेयर वाइज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एग्रीगेट जो है वो वहां पे हो सके, है ना। और उसके बाद जब वो क्रश्ड हो जाता है तो उसको जो है 2.36 mm से इसको क्या करते हैं, पास करवाते हैं और उसके बाद ओरिजिनल वेट के साथ कंपेयर करके इसका जो है परसेंटेज निकालते हैं और वहां से जो वैल्यू मिलता है वो इम्पैक्ट वैल्यू कहलाता है। अगर पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए अगर एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और अदर देन पेमेंट कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं तो उस कंडीशन में 45% तक जा सकता है। अगर एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू के बारे में बात किया जाए तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है स्ट्रेंथ के, है ना। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ के, यानी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ जो है कम होगा और अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू जो है क्या होगा हमारा, कम होगा, बस सिंपल। उसके बाद अब है यहाँ पे आपका एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू टेस्ट। तो ये जो एब्रेशन वैल्यू टेस्ट है, पहला जो इक्विपमेंट है वो लॉस एंजल्स एब्रेशन हो गया टेस्ट। इसमें ये पहला हो गया। दूसरा जो है आपका यहाँ पे होता है डॉरी एब्रेशन टेस्ट। और तीसरा होता है आपका यहाँ पे डॉवेल एब्रेशन टेस्ट, है ना। तो ये आपके जो है टेस्ट आपके यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये 3 तरीके से किया जाता है, एब्रेशन वैल्यू जो है निकाला जाता है। एब्रेशन वैल्यू जो है हार्डनेस को या फिर रेजिस्टेंस अगेंस्ट वियर एंड टियर ऑफ एग्रीगेट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एग्रीगेट को जो है हम लोग तौल लेते हैं, है ना। मान लो कि 5 kg या 10 kg हम लोग जो है एग्रीगेट को क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। और उसको मेजर करने के बाद हम लोग जो है इस सिलेंडर को खोलकर इसमें डाल देते हैं। इस सिलेंडर में हम लोग जो है लॉस एंगल एब्रेशन टेस्ट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें जो है स्टील बॉल भी रहता है। इसमें क्या होता है, स्टील बॉल रहता है और जो कि 6 से 12 आपका होता है ना। तो इसमें जो स्टील वॉल होता है वो क्या होता है, वो एग्रीगेट पे भी इम्पैक्ट डालता है, उससे टकराता है। एब्रेशन मतलब उसमें आता है, बियर एंड टियर देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका जो रिवॉल्यूशन हम लोगों को लगाना रहता है, यहाँ पे आपका इंडिकेट करते रहता है कि कितना रिवॉल्यूशन अभी हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले रहता है। तो इसमें ना 500 रिवॉल्यूशन लगाते हैं और 1 मिनट में आपका 30 से 37 रिवॉल्यूशन जो है देखने को मिलता है। और जब वो क्रश हो जाता है मतलब एग्रीगेट, तो उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो कास्ट आयरन स्फेयर्स का या जो स्टील स्फेयर्स होते हैं, जो स्टील बॉल होता है वो उसका साइज जो है 48 mm होता है डायमीटर में। और वेट अगर स्टील बॉल की बात किया जाए तो 390 से 445 kg जो है देखने को मिलता है, ओके। तो ये आपका हो गया।
इसमें जब वो हमारा इम्पैक्ट हो जाता है तो क्रश हो जाता है तो उसको निकालते हैं और उसको पास करवाते हैं 1.7 mmCF से, और पास करने के बाद उसका वेट करते हैं और जो ओरिजिनल वेट था उसको लेते हैं और परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, और करने के बाद जो वैल्यू आता है वो एब्रेशन वैल्यू होता है। तो पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए जो एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू है वो 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अदर देन पेमेंट कंस्ट्रक्शन 50 से ज़्यादा जो है एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू नहीं होना चाहिए। ये जो है मतलब आपका ध्यान रखना है ना। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जो एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/हार्डनेस के। 1/हार्डनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। जो एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू होता है इसको कैलकुलेट किया जाता है B/A गुने 100, B/A/100 AAV यानी एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू हो जाता है आपका यहाँ पे। कई बार क्वेश्चंस आपसे जो है पूछ देता है कि भाई आप हमें ये बताओ कि लॉस एंजल्स मशीन यूज किया जाता है किस तरीके के टेस्ट करने के लिए, एग्रीगेट के लिए। तो एब्रेशन रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे अगर इम्पैक्ट वाला था ना, हाँ इम्पैक्ट वाला में अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चाहो तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है B/A गुने 100, है ना। B/A गुने 100, B जो है जो क्रस्ड वैल्यू था और A जो है जो ओरिजिनल वैल्यू था उसको मेजर किए। ठीक है, और जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है 1/रफनेस के। 1/रफनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको कई बार ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है ऑब्जेक्टिव में कि आप हमें बताओ कि इम्पैक्ट टेस्ट आर यूज टू डिटरमाइन, किसको डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है, तो टफनेस को डिटरमाइन करने के लिए जो है इम्पैक्ट टेस्ट यूज किया जाता है। क्रशिंग वैल्यू टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, तो स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए यूज किया जाता है। और आपका जो है एब्रेशन वैल्यू किसके लिए यूज किया जाता है, तो हार्डनेस के लिए यूज किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जो है ध्यान रखना है, प्रॉपर तरीके से समझना है कि कहाँ पे क्या यूज हो रहे हैं, किस तरीके से जो है आपका हो रहा है, ताकि आप प्रॉपर तरीके से उसके बारे में समझ सके और लोगों को भी उसके बारे में अगर आप समझाते हैं लोगों को तो उसको जो है अवेयर आप कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद पहले अवेयर रहेंगे तभी तो दूसरे लोगों को भी आप अवेयर करेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि ये इस पॉइंट तक जो मैंने आपको बताया यहाँ तक आप लोग जो है समझ गए होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से हेल्प किया जाए। और हमारा यही मकसद है कि आपको सही और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप लोगों तक जो है शेयर किया जा सके। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।